नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, हम UPSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके GS और GK सेक्शन के हैं। आपको कंप्लीट यहाँ पर पूरी GS की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, ये यूज़फुल है उनके लिए जो देना चाहते हैं लोअर PCS और लेखपाल, BDO, BPO एंड पैट। सबसे बढ़िया आपका पैट 2025 है ना, उन सब के लिए बहुत ही यूज़फुल है। कंप्लीट आपको यहाँ पर यही नहीं कि एक क्वेश्चन ही डिस्कस कराया जाएगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी और इन्फॉर्मेशन होती है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। ठीक है, कोई सुझाव हो तो सुझाव दें। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। कंप्लीट आपको UPSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हुए हों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 74। प्रीवियस लेक्चर में हमने 73 तक कर लिए थे। जिन लोगों को शुरुआत से देखना है तो वो शुरुआत से हमारी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ही हो गया। अब देखिए वैल्यू एडिशन इसमें। अमीर खुसरो ऐसे पहले व्यक्ति थे, है ना, सल्तनत इतिहास में जिन्होंने 7 राजाओं यानी 7 सुल्तानों का काल देखा था। काल मतलब उनका समय देखा था। ठीक है, अमीर खुसरो थे, मुस्लिम कवि थे, परंतु उनकी जो हिंदी के शब्दों का वो खुलकर प्रयोग करते थे। ठीक है, इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ किया और इन्होंने ही खड़ी बोली को जन्म दिया। खड़ी बोली को जन्म इन्होंने दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां शरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या मिन्हास उन सिराज। तो इसमें जो सही विकल्प है, जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास जिसने नहीं लिखा था वो था अब्बास खां शरवानी। ठीक है, इन्होंने अकबर के आदेश पर, किसने? अब्बास खां शरवानी ने अकबर के आदेश पर तारीख ए शेरशाही लिखी। क्या लिखी? ये सारी बुकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तारीख ए शेरशाही लिखी, किसने लिखी? अब्बास खां शरवनी ने। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है। ओके, ठीक है, इसमें इस बुक में शेरशाह सूरी के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, अच्छा, अमीर खुसरो ने भी कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। ठीक है, इन्होंने लिखी है एक खजाइन अल फतूह, ये पेपर में आई है। खजाइन अल, सारी इंपॉर्टेंट हैं, इसको हल्के मत लेना। फतूह, खजाइन उल फतूह। ठीक है, ये बुक लिखी है इन्होंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुगलकनामा भी इन्होंने लिखा है। तो लक नामा भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, अच्छा, एक और बुक लिखी है आशिका किताब लिखी है। ठीक है, ओके। अब जियाउद्दीन बर्नी ने एक किताब लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सल्तनत के ऊपर लिखी है। ये कौन सी लिखी है? तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही एक किताब लिखी है। और फतवा है जहांदारी भी लिखी है। फतवा, सारी बुकें आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हैं। फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी ने की द्वारा लिखी किताब है। और मिन्हास उस सिराज बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट सल्तनत का राइटर है। इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी है, इसका नाम है तबकात ए नासिरी। पता नहीं कितनी बार ये पेपर में आया है। तबकात ए नासिरी, ये किताब ये समझ लो PCS में आया है, बहुत बार पेपर में आया है ना। ये मिन्हास उस सिराज ने लिखी है। तो अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और मिन्हास उस सिराज सल्तनतकालीन लेखक हैं। और अब्बास खां शेरवानी आपका सल्तनतकालीन लेखक नहीं है। अकबर के कहने पर इसने तारीख ए फिरोजशाही लिखी थी, जिसमें तारीख ए शेरशाह लिखी थी, जिसमें शेरशाह सूरी का जीवन चरित्र का वर्णन है। ठीक है, 76 है, आइन अकबरी किसने लिखा? फैजी ने, बीरबल ने, अब्दुल फजल ने या मुल्ला दो प्याजा ने। तो आइन ए अकबरी लिखा था आपके अब्दुल फजल ने आइन ए अकबरी
की रचना की थी। और जो आयन ए अकबरी है, ठीक है, ये अकबरनामा का ही भाग है। ये भाग किसका है? ये अकबरनामा का ही क्या है? एक भाग है। ओके। अब्दुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में ही रहते थे, ठीक है। बीरबल फैजी और मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के दरबार में ही रहते थे। ये भी अकबर के दरबार में ही रहते थे और ये सभी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न है 77 मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड या अध्याय कौन सा है? बताइए। बालकांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड या लंका कांड? तो सही विकल्प है इसमें सबसे लंबा कांड है, सबसे लंबा कांड है वो है आपका बालकांड। बालकांड सबसे लंबा कांड है, ठीक है। इसमें कुल 361 दोहे हैं, जबकि किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। कौन सा? किष्किंधा। किष्किंधा किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, सबसे। ये भी पेपर में आ सकता है, जब बड़ा आ गया तो सबसे छोटा है, ठीक है। ये बड़ा आया था, छोटा भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 78, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। बाबरनामा अकबर के ऊपर लिखी गई, बिल्कुल सही है। शाहजहांनामा मोहम्मद तारिक इनायत खान, बिल्कुल सही है। हुमायूंनामा हुमायूं ने, बिल्कुल नहीं, हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखी है। ये लिखी है किसने? हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। और तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। तो ये सारे सही हैं, आपका सी गलत, सुमेलित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा विकल्प बिल्कुल सही। वीडियो में आया हुआ प्रश्न है 79, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? अभी लास्ट प्रश्न में ही आया था, हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान, अहमद यादगार। तो हुमायूंनामा के लेखक है आपकी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी थी। किसकी बेटी थी? बाबर की बेटी थी। ओके। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, वो अकबर के अनुरोध पर की थी, ठीक है। अकबर ने इनसे कहा था, तब इन्होंने की थी। 80, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? बदायूनी, अब्दुल फजल, अब्बास खां शरवनी या कैफी खां? तो अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक हैं आपके अब्दुल फजल। अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई है कौन सी? अकबरनामा लिखी गई है। यह 3 भागों में लिखी गई है। तीसरा भाग आयन अकबरी, तीसरा अकबरनामा का तीसरा भाग है आयन अकबरी, आयन ए अकबरी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 81, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक हैं तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, इशामी या इब्न बतूता? तो तारीख ए फिरोजशाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जियाउद्दीन बरनी कौन है? आपके प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। किसमें? तारीख ए फिरोजशाही में जियाउद्दीन बरनी ने इन सारे शासकों का वर्णन अपने पुस्तक में किया है, ठीक है। विशेष रूप से इस किताब में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की जानकारी मिलती है, ठीक है। कौन सी? तारीख ए फिरोजशाही में। नेक्स्ट प्रश्न है 82, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अब्दुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल या राजा टोडरमल? तो दरबारी संगीतज्ञ के रूप में जो नियुक्त किया था अकबर ने, वो मियाँ तानसेन को किया था। मियाँ तानसेन को किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 83, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा, कासगंज, कन्नौज या फिर लखनऊ? तो अमीर खुसरो का जन्म बताइए कहाँ हुआ था? ये हुआ था कासगंज में। कासगंज में एक जगह है पटियाली, पटियाली है कासगंज में जगह, वहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, ठीक है। गंगा नदी के किनारे है। अमीर खुसरो ने ही सबसे पहले खड़ी बोली तथा वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने इसका प्रयोग किया। एक तो खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं, खड़ी बोली। और दूसरा है तबला वाद्य यंत्र, तबला था वाद्य यंत्र, इसके ये जनक माने जाते हैं। 84, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास, रामानंद स्वामी, संत रविदास और स्वामी करपात्री? तो रामायण में राम रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है किसे? गोस्वामी तुलसीदास को इनका अवतार माना जाता है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास ने संस्कृत की विद्वान थे और हिंदी में ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने कई किताबों की रचना की है, ठीक है। एक तो रामचरितमानस ग्रंथ लिखा है, रामचरितमानस लिखा है, ठीक है। दूसरा इन्होंने विनय पत्रिका लिखा है, ठीक है। दोहाबली लिखा है,
और कवितावली, कवितावली भी लिखा है, ठीक है, किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आधुनिक भारत से। हमने मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत हमने खत्म कर लिया। अब हम चल रहे हैं कहाँ पर? आधुनिक इतिहास की तरफ। आधुनिक इतिहास में पहला सवाल है आपका, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दुर्गापुर, चित्तौड़गढ़, कोच्चि या फिर कोयम्बटूर? पैट 2022 में। तो वास्को डी गामा का जो मकबरा है वो कोच्चि केरल में स्थित है, ठीक है। वास्को डी गामा कौन था? एक पुर्तगाली नाविक था जिसने 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर, कहाँ पर? पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच पहले क्या, नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने? वास्को डी गामा ने। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2। वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। कब किया था बताओ? 1609, 1610, 1612, 1618। तो स्वाली का युद्ध हुआ था आपका 1612 में हुआ था स्वाली का युद्ध। और पुर्तगाली सेना और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के बीच में हुआ था, जिसमें पुर्तगालियों को पराजित किया गया था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अभी लास्ट प्रश्न ही बताया था कि ये 1498 में पहला व्यक्ति था, है ना, नया मार्ग खोज की थी। और भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा था और वहाँ पर एक जगह है कालीकट, वहाँ पर इसने अपना रास्ता खोजा था। ये प्रश्न आया है लोअर पीसीएस 2019 में। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? बीरा पांड्या, कट्टा बोमन, राज चोल, मार्तंड वर्मा, हैदर अली? तो सही विकल्प हो जाएगा इसका आपका मार्तंड वर्मा ने, है ना, कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। कब? 1741 में। ये भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। इन्होंने अपनी जो सेना थी उसको पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित किया था और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया था, है ना, तभी ये इनको हरा पाए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5वां। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, बेल्लूर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1812, 1800, 1806 या 1813? तो ये हुआ था 1806 में। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सेना का सबसे बड़ा विद्रोह बेल्लूर विद्रोह हुआ था 1806 में हुआ था, ठीक है। ये मद्रास राज्य के बेल्लौर शहर में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ठीक है। भारतीय सिपाहियों ने किया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1800, 1805, 1806, 1809? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ संधि की थी 1809। इसे अमृतसर की संधि भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हस्ताक्षर किए थे उसका भी नाम आता है ना। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स मेटकाफ एंड रणजीत सिंह इन्होंने इस अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में था कि सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। मतलब ये सतलज नदी है, इधर है रणजीत सिंह का क्षेत्र और इधर है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र, ठीक है। चलिए, तो साइन तो किए थे मेटकॉफ ने, लेकिन इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय वो था आपका लॉर्ड मिंटो। कौन था? ये प्रश्न भी पूछा सकता है। लॉर्ड मिंटो प्रथम उस समय गवर्नर जनरल था ईस्ट, मतलब भारत का। और चार्ल्स मेटकाफ ने और रणजीत सिंह ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, मजा आ जाएगा। 7वां है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। कितने का? 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख या 68 लाख? तो इसमें सही विकल्प है, ये कितना रुपए देते थे? ये देते थे 26 लाख रुपए देते थे बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। कुछ और इसमें फैक्ट हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ था पहला बार तो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1764 में, ठीक है। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेनाएं थी, ठीक है। यानी एक तरफ तो ईस्ट इंडिया
एक तरफ तो थी आपकी कम मतलब अंग्रेज थे एक तो अंग्रेज थे, और दूसरी तरफ थे आपके पहले तो थे बंगाल के नवाब मीर कासिम था, ठीक है। दूसरा आदमी था इसमें, दूसरा पहला तो मीर कासिम, दूसरा था नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब, अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला, ठीक है। और तीसरा इसमें पार्ट था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड था, ठीक है, सेकंड था। अच्छा, अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से था हेक्टर मुनरो। तो इसमें आपके अंग्रेज जीत गए और इन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी, इन्होंने की इलाहाबाद की संधि की थी। इस संधि के तहत 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगल सम्राट को दिए जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, मैंने सारा आपको डिटेल समझा दिया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम और चौल। तो पुर्तगाली उपने बम्बई नहीं था, है ना। मतलब ये कौन सा नहीं था? तो इसमें सही विकल्प है आपका मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, ठीक है। ये क्या था? ये डचों का था, डचों का उपनिवेश था ये मछलीपट्टनम, ठीक है। बाकी ये बम्बई भी था, हुगली भी था और चौल भी था पुर्तगाली उपनिवेश। नेक्स्ट प्रश्न है 9। देखो, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो भारत में ये काजू का प्रथम परिचय दिया था पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली दिया था। इसके अलावा पुर्तगालियों ने और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें दी, है ना, जैसे तंबाकू दी, ठीक है। तंबाकू के बाद आलू भी दिया, आलू दिया, है ना। लाल मिर्च दी, लाल मिर्च दिया, है ना। टमाटर दिया, ठीक है। चीकू दिया, काजू दिया, ठीक है। अमरूद दिया, ठीक है। शरीफा दिया, और भी ऐसे काफ़ी चीज़ें दी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस दी। कौन सी दी? प्रिंटिंग प्रेस भी दी, है ना। जहाज उद्योग भी दिया, जहाज उद्योग क्योंकि सबसे पहले जहाज उन्होंने ही बनाए, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें दी। 10वां है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? 1616, 1650, 1630 या 1670? तो ये शुरू किया था आपके 1616 में शुरू किया था, है ना। अच्छा, दूसरी बात है बंगाल में भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी त्रावणकोर में, ठीक है। ये की गई थी आपकी 1620 में स्थापित की गई थी। डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन फोर्थ के चार्टर के अनुसार। 11वां प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत लाया गया था। बनारस, भोपाल, बहावलपुर या फिर अवध? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो उसमें आपको अवध दे दिया था किसको? मुगल सम्राट को, ठीक है। अवध दे दिया था मुगल सम्राट को, है ना। अवध के नवाब ने इलाहाबाद एवं कड़ा से लेकर मुगल सम्राट को सौंप दिए जाएंगे, है ना। और कंपनी उन्हें 26 लाख रुपए वार्षिक भी देगी। 12वां प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो ये प्रश्न हम कई बार कर चुके हैं। ये उतरा था 1498। एक यात्री था वास्को डी गामा, उसकी मदद से यहाँ पहुंचा, गुजराती यात्री था अब्दुल मजीद। ये पूछा है कभी प्रश्न, अब्दुल मजीद एक पुर्तगाली एक गुजराती यात्री था, उसकी मदद से यहाँ पर पहुंचा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? मराठा, ब्रिटिश, मुगल या नायक? तो छापामार गुरिल्ला रणनीति थी, वो थी किसकी? मराठा की, मराठा शासकों की ये क्या थी? छापामार रणनीति थी। शिवाजी ने इसकी खोज की थी, मतलब शिवाजी ने इसको प्रचलन में लाया था, छत्रपति शिवाजी महाराज। 14 प्रश्न है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी, अशोक? तो ये लाई गई थी आपके छत्रपति शिवाजी के टाइम पर, है ना। इनमें 8 मंत्री थे, अष्टप्रधान 8 मंत्री थे, ठीक है। अमात्य, मंत्री, बकिया नवीस, सचिव, है ना, सुमंत, सेनापति, सरे नौबत, ये थे। ये शिवाजी के संग बैठते थे दरबार में, और
ये अपना अपना विचार व्यक्त करते थे। कौन? अष्टप्रधान। लेकिन शिवाजी इनके निर्णय थे, इनके विचार थे, उनको मानने के लिए बाध्य नहीं थे। ठीक है, केवल सलाह ले सकते थे, इनसे सलाह लेते थे, इनको निर्णय को बाध्य नहीं थे वो। निम्न में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य? तो शिवाजी के जो समकालीन थे वो थे आपके कौन? तुकाराम। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। ये बेसिकली महाराष्ट्र के थे। ठीक है, तो दोस्तों आज भी हमने 30 प्रश्नों के आसपास हमने कर लिए थे, है ना। काफ़ी कम समय में हमने ये अपना टारगेट अचीव किया और आपको प्रत्येक प्रश्न के यहाँ पर अच्छी तरह से सॉल्यूशन मिलेगा और उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। प्रीवियस ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऐसे नहीं कहीं से भी ला के हमने आपको बता दिए। ठीक है, सब नीचे लिखा रहता है कि प्रश्न कब आया है। दोस्तों चलिए मिलते हैं कल, और प्लीज़ आप लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं ना, लाइक कीजिए। ठीक है, और कोई सुझाव तो सुझाव दीजिए, है ना। कोई कुछ जाता तो है नहीं लाइक करने में, लाइक किया कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं कल किसी और नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई सुझाव हो तो सुझाव जरूर दें, कमेंट में लिख के बताएं कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।